हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अभी हमने इस चैप्टर में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर दी है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी कर दी है, हाफ लाइफ पीरियड भी हमने पढ़ ली है। लास्ट टाइम हमने स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर्स टू रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। तो हमने ये देखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट एक रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए। एक रिएक्शन तब होगी जब उसके जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, उनको वो आपस में क्या करना पड़ेगा, उनको कोलाइड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए एक रिएक्शन के होने के लिए जो एक मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए। दिस इज़ आल्सो द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन। और ये जो कोलिजन थ्योरी है इसका भी यही बेसिस है। कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये भी इसी बेसिस पे है कि जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आपस में, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आयंस हैं, उनको आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है, एक दूसरे के साथ टकराना है, तब जाके वो रिएक्शन जो है वो हो सकती है। इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था मैक्स स्ट्रॉस ने और विलियम लेविस ने 1916 और 1918 के बीच में। और ये जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, वो किसके ऊपर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। ये थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। और ये थ्योरी कितने टाइम में दी गई थी, 1960 से लेकर 1918 में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू बी कोलाइड इन अ सर्टन वे विद सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में क्या करना है, एक दूसरे के साथ टकराना है, कोलाइड करना है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, और वो क्या बना देंगे, तब जाके हमारे पास क्या बनेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे सर्टन वे में। मतलब कुछ ऐसा ओरिएंटेशन होगी, एक ऐसा तरीका होगा जिससे वो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है कुछ इनको एनर्जी चाहिए होगी जिसमें जो है वो आपस में कोलाइड करके वो क्या बना देंगे, न्यू सब्सटेंसेस बना देंगे। इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए कि जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी ओरिएंटेशन भी देखी जाएगी और उनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देखा जाएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट हैं वो क्या हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। अब इन्होंने हमने बोला है कि ये जो कोलिजन थ्योरी है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर क्या है, बेस्ड है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो है वो भी इसी के अकॉर्डिंग भी होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने क्या मानना है, एक हार्ड स्फीयर मानना है। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम क्या मानेंगे, हार्ड स्फीयर मानेंगे। सिंस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। अगर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जैसे सपोज करते हैं हमने एक कंटेनर में रखा है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटिन्यूसली रैंडम स्टेट में होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, और वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। मतलब रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, मोशन में होने के बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है आर रिएक्शन ऑकर्स ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगोस कोलिजन विद वन अनदर इफेक्टिव कोलिजन। एक जो रिएक्शन है वो तब ही होगी जब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कंटिन्यूसली मोशन में हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और टकरा के क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उन कोलिजन को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन। तो वो जो आपस में मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करेंगे तो जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कोलिजन क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन होती हैं। उन कोलिजन्स को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं।
नेक्स्ट पोस्टुलेट है ऑल द कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और नॉट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस अ केमिकल चेंज। अभी हम अगर बोलेंगे कि जितने भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, बट कुछ कोलिजन्स जो होती हैं, सारी कोलिजन जो हैं उन वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, सारी कोलिजन इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन कर सकें और जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। सारी कोलिजन्स को हम नहीं बोल सकते, कुछ जो कोलिजन्स होती है वो इफेक्टिव होती हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे कंबाइन करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। सारी कोलिजन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं जिसकी वो केमिकल चेंज ला सके, केमिकल रिएक्शन करवा सकें। द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज इफेक्टिव ओनली व्हेन दे एक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव तब होंगी जब वो क्या करेंगे, सिर्फ एक्वायर करेंगे कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे ही उनके अंदर कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी तब जाके वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके वो क्या करेंगे, वो कोलिजन इफेक्टिव होगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो पोजेस करेगा ताकि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो, ताकि कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उन मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होने चाहिए ताकि कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हो और प्रोडक्ट्स बने, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती हैं जिनसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जिनसे एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ये सारे इसके पोस्टुलेट्स हैं किसके, कोलिजन थ्योरी के, कि जो रिएक्टर मॉलिक्यूल्स को हम अज्यूम करेंगे कि वो हार्ड स्फीयर हैं। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक हमेशा क्या होते हैं, रैंडम स्टेट में होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं और वो अपने एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और एक रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, जो उनके बीच में जो कोलिजन होंगी वो इफेक्टिव होंगी। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी नहीं है जितने भी जो कोलिजन्स हो रही हैं, जितने भी जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का टकरा रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो और वो प्रोडक्ट बना दें। उनमें से कुछ ही जो कोलिजन्स होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, जिससे जो केमिकल चेंज ले आ सकती हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। फिर जो कोलिजन है बिटवीन द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो इफेक्टिव होंगी और तब इफेक्टिव होंगी जब वो एक्वायर करेंगे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्टेंट को चाहिए होती है कोलिजन करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जिसके अंदर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, ये मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, तो वो लेकर वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें एक टर्म कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक पार्ट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो हो रही हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, वो बताती है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी रिएक्शन मिक्सचर जो हमने इसमें डाला हुआ है, तो वही क्या होगी, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। जो वैल्यू है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वो नॉर्मली क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर इंस्टेंस जो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ गैसी सिस्टम द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 to 10⁻28। मतलब ये है कि जो वैल्यू है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस में देखा जाए, जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो गैसीय सिस्टम में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है 10⁻25 से लेकर 10⁻28 तक। If all the collisions are effective in forming the products, the reaction must be completed in very short time. अगर ये देखा जाए कि जितने भी जो कोलिजन हो रही हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर वो सारी इफेक्टिव होंगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी जल्दी से हो जाएगी, वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो रिएक्शन जो है वो शॉर्ट पीरियड में, कम ही टाइम में, शॉर्ट टाइम में क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो होती हैं और लंबा टाइम लेती हैं, लॉन्गर टाइम लेती हैं अपने कंप्लीशन के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, उन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है।
तो इसका मतलब ये है, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, अगर मैक्सिमम रिएक्शंस देखें तो वो इतनी फास्ट नहीं होती हैं। तो मतलब ये है कि कुछ जो कोलिजन्स होती हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में टेम्परेचर के ऊपर, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं कि उनसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। तो वो कोलिजन जो एक्चुअली प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट को, और मतलब जिसमें जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो सकती है, जिनमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती हैं, ऐसी कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन जो होनी चाहिए, जो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर हैं एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर क्या होता है? कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उनको कुछ सफिशेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़नी होगी, जिससे वो अपने केमिकल, क्योंकि रिएक्टर्स आपस में जब कंबाइन करेंगे तो उनको अपने जो पुराने बॉन्ड हैं वो तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो नए प्रोडक्ट नए केमिकल बॉन्ड के साथ बना सकते हैं। तो इसलिए एक रिएक्शन को होने के लिए जो पुराने केमिकल्स बॉन्ड हैं वो क्या होने चाहिए? टूटने चाहिए। तो इसीलिए एनर्जी बैरियर का मतलब है कि जब कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए तो उनमें कुछ सफिशेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अपने जो पुराने केमिकल्स बॉन्ड हैं उनको तोड़ सकें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में और नए प्रोडक्ट्स बना सकें। और उन केमिकल्स को, बॉन्ड को तोड़ने के लिए उनको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को, जो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जिनमें वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो चाहिए उनको, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोला जाता है? वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ को चाहिए होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसमें कोलिजन इफेक्टिव होंगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो वाली कोलिजन जो है रिएक्टेंट्स की, वो प्रोडक्ट्स देंगी जिनमें जो एनर्जी है वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी। सिर्फ क्या है कि वो ही केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें जो एनर्जी है वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी। अगर वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो ही कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होंगी, तभी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्ट कर सकेंगे, तो ओल्ड केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और न्यू केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो मतलब एनर्जी बैरियर का मतलब ये है कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ को कोलिजन इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपने पुराने केमिकल बॉन्ड जो है वो तोड़ दें और नए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करें। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पास करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन बैरियर। अब ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? The colliding molecule should also have proper orientation so that the old bonds may break and new bonds are formed. जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो। जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हम एक रिएक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे NO2 कंबाइन करेगा, NO2 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा दूसरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से, वो गैसेस फॉर्म में होती हैं दोनों, और बना देंगे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, जो भी क्या होती है? एक गैस होती है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? जो प्रोडक्ट हैं वो फॉर्म्ड हो जाएंगे ओनली जब जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं, वो उनकी ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी जब वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। और ऐसी कोलिजन को वो क्या बोलेंगे? जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आपस में कोलाइड करेंगे, तो ऐसी कोलिजन को क्या बोला जाता है? इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। ऐसी कोलिजन को क्या बोला जाता है? इफेक्टिव कोलिजन। ऑन द अदर हैंड, अगर क्या होगा? हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी कोलिजन के टाइम में, तो उसकी वजह से इनइफेक्टिव कोलिजन्स आ सकती हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो जब इनइफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होंगी। तो पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 + I2 मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, आयोडीन भी 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 आयोडीन हो गए। अब अगर हम इनको एज अ स्फीयर मानते हैं तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये अगर हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करते हैं, अगर H2 + I2 कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है 2 टाइम्स, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं, अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स ये लेते हैं और आयोडीन के भी 2 एटम्स इस तरीके से लेते हैं, अगर ये इस तरीके से कंबाइन करेंगे, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी H2 है, तो ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये आयोडीन के एटम्स हैं।
तो जब ये कोलाइड करेंगे, ये हाइड्रोजन और आयोडीन से कोलाइड करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो बना देगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स, अब ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन कैसे कोलाइड करेंगे, इनमें तो कोलिजन नहीं हो सकती है। तो अब इनका ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इनकी वजह से जो कोलिजन होंगी वो इफेक्टिव नहीं होंगी। एक और तरीका है इनको कंबाइन करने का। जैसे अगर हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो अगर एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन जो है वो ऐसे लेते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन तब होगी, जैसे देखो अगर हम आयोडीन यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे भी आयोडीन लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पे कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो ये एक हाइड्रोजन को आयोडाइड बना देगा, ये दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा, ये बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड पुराना है H2, ये आयोडीन पुराना बॉन्ड है। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये वाला एंड इसके साथ कोलाइड करके हाइड्रोजन आयोडाइड एक बना देगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके, और ये जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करके ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। तो इन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आसानी से हो रही है। पहले वाले में जो उनकी ओरिएंटेशन नहीं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। तो ऐसे ये होता है ओरिएंटेशन बैरियर कि रिएक्शन को होने के लिए हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने अभी दो NO2 जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो N2O4 बनाएंगे। अब अगर इनकी ओरिएंटेशन ऐसी होगी, नाइट्रोजन को सेंटर में रखा हुआ और 2 ऑक्सीजन को बाहर रखा हुआ है, क्योंकि हमने बोला है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमने एटम्स को कंसीडर करना है एज अ स्फीयर। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, ये ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा, ये ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा, तो इनके आपस में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इफेक्टिव कोलिजन होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन है नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी, तब जाके वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, N2O4 बना देंगे। ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बट अब अगर एक की NO2 की ओरिएंटेशन ऐसी होगी, दूसरी की ओरिएंटेशन हम ऐसे लेते हैं, तो तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इसका ये वाला एंड जो है वो इसको अप्रोच करेगा। तो ये वाला एंड अगर इसको अप्रोच करेगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि एन जो है वो एन से ही कंबाइन होना चाहिए था, एन और एन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा, तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दोबारा से अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसलिए हमने बोला है कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कोलिजन करने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं किसको, कि ऐसी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी या नहीं होगी। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है कोलिजन थ्योरी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स होंगी, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, वही क्या होंगी, उसको ही बोला जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि जो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोलिजन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उतनी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और उतनी जल्दी अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि कितने, अब सारी कोलिजन तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगी, तो हमने उनमें से देखना है कि इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी होंगी। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जिसमें प्रॉपर्ली ओरिएंटेड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे और जिनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ताकि वो उस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की जगह एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेकर आए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकें। तो ये 2 चीज़ों पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखा जाए तो उसकी अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखी जाए तो वो किसके बराबर होगी, dx/dt। यहाँ पे dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी डिक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, जो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और dt क्या है, चेंज इन टाइम। अगर अब इसको हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, f/z। f क्या है कि वो इफेक्टिव कोलिजन जो हो रही हैं जिसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे और प्रॉपरली वो एक दूसरे का कोलाइड करेंगे। और z जो है वो क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, f/z। ये थी हमारे पास कोलिजन थ्योरी जो बेस थी काइनेटिक थ्योरी के ऊपर, और इसमें हमने बताया था कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, आयंस को एक दूसरे के साथ कोलाइड करना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इफेक्टिव कोलिजन्स करनी पड़ती हैं, और वो इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या करें, प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएं। अब इस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है
जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि जैसे एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है। अब इस कार की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस कार की स्पीड जो है वो कम होगी, तो ये आपस में अगर टकराएंगी तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जो फास्ट मूविंग जो कार है वो इसको आके टक्कर मार देगी। बट क्या होगा, जब दोनों जो है वो स्पीड जो है वो सेम होगी, दोनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी, तो वो क्या करेंगे, आपस में आके इंटरेक्ट करेंगे, आपस में आके डील करेंगे और बॉन्ड की फॉर्म और क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। वैसा ही केस है रिएक्टेंट के केस में। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि अगर एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरी की एनर्जी कम होगी, तो वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा वो दूसरी एनर्जी वाले को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। बट जब वो दोनों जो है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की होंगी, सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उनमें होगी, तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे।